हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं होम साइंस क्लास 7 की NCERT है और लेसन 5 को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और शुरू करते हैं पाठ 5 को और देखते हैं कि हमारा पाठ 5 क्या कह रहा है। तो हम जो है पाठ 5 में प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट, पाठ के सार को देखेंगे कि पाठ का सार जो है इसमें प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ हम पढ़ेंगे, आकस्मिक दुर्घटनाएं अर्थ एवं उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, कुछ आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और रोगी की अस्पताल ले जाने से पहले जो की जाने वाली देखभाल होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने के बाद हम क्या कर पाएंगे इसके बारे में यहाँ पे देखिए। इस अधिगम का उद्देश्य क्या है कि हम इस पाठ के अध्ययन के बाद विद्यार्थी चिकित्सा का अर्थ बता सकेंगे और आकस्मिक दुर्घटनाओं के विषय में आप जान पाएंगे, और नाक से खून बहना, मूंछ, हड्डी की टूट, शॉक, स्तब्धता की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देना सीख सकेंगे, ठीक है। अस्पताल जाने से पहले रोगी की देखभाल सही प्रकार से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं और दिया है केस स्टडी 5.1। तो सबसे पहले केस स्टडी को देखेंगे क्या कह रहा है। तो डियर स्टूडेंट, 6 साल की रोजी और 2 साल के सनी की अक्सर खेलते समय लड़ाई हो जाती थी और ऐसे कई मौक़ों पर उन्हें अपनी माँ से डांट भी पड़ती रहती थी। एक दिन रोजी ने अपनी माँ को आश्चर्यचकित कर दिया जब वह बर्फ की तलाश में रसोई घर में दौड़ती हुई आई, क्योंकि उसका भाई सनी साइकिल से गिर गया था और उसके पैर में चोट लग गई थी। शाम को माँ ने उनके पिता को गर्व से बताया कि न केवल रोजी ने सनी को चोट लगने पर शांत किया, बल्कि उसके घाव पर बर्फ और एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगाई, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो बच्चों, उपरोक्त स्थिति की तरह यदि आपके सामने कोई छोटा बच्चा साइकिल से गिर जाए और उसे थोड़ी चोट लग जाए तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करेंगे, ठीक है। उसकी बहन क्या की थी, पहले बर्फ़ लाई थी और बर्फ़ लाकर और उस घाव को बर्फ़ से सेकाई की थी, उसके बाद से एंटीसेप्टिक क्रीम भी लगाई थी। तो ये जो है डॉक्टर के आने से पहले उपचार किए जाते हैं, यही प्राथमिक चिकित्सा होती है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट, रोजी और सन्नी की कहानी को पढ़कर हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि कोई भी व्यक्ति एक जीवन बचाने में मदद कर सकता है यदि उसके सरल प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो तभी, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, प्राथमिक चिकित्सक के गुण तथा आकस्मिक दुर्घटनाओं की प्राथमिक चिकित्सा के विषय में पढ़ा ही है। तो आइए अब हम उसके आगे कुछ अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं व उनकी प्राथमिक चिकित्सा के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आगे है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा के अर्थ को हम देखेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है। कई बार खेलते कूदते काम करते हुए या फिर दुर्घटनावश चोट लग जाती है। यह चोट गंभीर या मामूली दोनों प्रकार की हो सकती है। डॉक्टर के इलाज से पहले किसी दुर्घटना होने या चोट लगने पर जो चिकित्सा की जाती है उसे ही हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये कोडिंग है, ठीक है ना। ये कोडिंग है, कोडिंग ही है, लेकिन ये कोडिंग हमें भी नहीं आती है कि ये कोडिंग है क्या, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा यहाँ पे कोड में दिया हुआ है। प्राथमिक चिकित्सा मैं जब आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास कराऊंगी तो उसमें काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर करूंगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है, डॉक्टर से आने से पहले जो किया गया उपचार होता है वही हमारा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, ठीक है। और नीचे है कि प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो उपचारकर्ता कहलाता है, ठीक है। उसको फर्स्ट एडर कहते हैं। वह किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को हम उपचारकर्ता कहते हैं या फर्स्ट एडर कहते हैं, ठीक है। आगे है कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति जो प्रतीक है, हरे पृष्ठ पे
हरे पृष्ठ पे व्हाइट का प्रतीक बना रहता है प्लस का, ठीक है। तो ये हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त किया गया है, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछता है कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रतीक क्या है, फर्स्ट एड का या डॉक्टर का, तो हमारा है कि हरे पृष्ठ पे जो है व्हाइट क्रॉस किया रहता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है कि नीचे दी गई परिस्थितियों में जो मामूली समस्या है उनमें पीला रंग भरिए, और जो गंभीर समस्या है उसके लिए आपको अपने से किसी बड़े व्यक्ति को तुरंत बुलाना पड़ेगा, उसमें हरा रंग भरिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है वो। इसमें है कि चलते समय आपका पैर मुड़ गया और उसमें हल्का दर्द हुआ, ठीक है। तो ये हमारे लिए है। फाइल में पेपर लगाते समय पेपर से उंगली कट गई, तो ये भी आपकी बहन को खेलते समय कीड़े ने काट लिया और उसे हल्का दर्द हुआ। आपका दोस्त सीढ़ी से फिसल गया और उठ नहीं पा रहा, ठीक है। और आगे कह रहा है कि रमेश अपना हाथ गले के चारों ओर रखे हुए और सांस नहीं ले पा रहा है। सिमरन को हीटर चलाते समय बिजली का झटका लगा और वह बेहोश हो गई। तो ये तो वैसे ही क्रिटिकल चीज़ है, तो इसमें बड़ों को बुलाना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। आगे है कि हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को, हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी पढ़ा है कि हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसके माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा के विषय में जागरूकता फैलाई जाती है। बच्चों, इस वर्ष यह दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड शुरुआती राहत देने के साथ जीवन रक्षा में भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे, आकस्मिक दुर्घटना अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। आकस्मिक दुर्घटना का अर्थ और परिभाषा देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, कह रहा है कि दुर्घटना जो संयोग से बिना किसी स्पष्ट कारण के व बिना जाने होती है, ठीक है। अनजाने में जो दुर्घटना हो जाती है संयोग से, तो वह आकस्मिक दुर्घटना कहलाती है, ठीक है। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है, घर में हो सकती है, सड़क पर, विद्यालय में, मैदान में, रसोई घर में या सीढ़ियों पर हो सकती है, ठीक है। प्रायः बच्चों में दुर्घटना होने का खतरा सबसे अधिक होता है। दुर्घटनाओं को पूरी तरह से टाला या रोका नहीं जा सकता है, किंतु उनमें से अधिकांश को जागरूकता एवं सुरक्षा उपायों के माध्यम से कम करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बिजली वाला है, दुर्घटना की संभावना है, और ये सीढ़ियाँ हैं तो इससे भी है, और ये क्या है, ऐसी दुर्घटनाओं की स्थिति में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें दिया है, तो नीचे भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए आगे क्या है कि दूसरों की मदद से पहले स्वयं की सुरक्षा भी अत्यंत आवश्यक होती है, ठीक है। इसमें एक महत्वपूर्ण कदम हाथ धोना, मास्क और दस्ताने पहनना है, ठीक है। दूसरों की जब आप भी मदद करने जाएं तो हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए, मास्क लगा लेना चाहिए और हाथ में दस्ताने पहन लेना चाहिए। यह घायल या बीमार व्यक्ति के रक्त या शरीर के संपर्क में आने पर संक्रमण से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। आगे देखेंगे, कुछ आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, ठीक है। कुछ अचानक दुर्घटना होती है तो उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या है, दीपू गर्मी में ड्राइंग कर रहा था, अचानक उसके पिता ने देखा कि उसकी नाक से खून आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में उसके पिताजी को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उसके पिताजी को देखिए आगे दिया है, वो प्रश्न था, प्रश्न के माध्यम से आप समझेंगे कि नाक से जब खून आता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो प्रायः गर्मियों में अधिक गर्मी होने के कारण नाक से रक्त बहता है, ठीक है। इसे नकसीर फूटना भी कहते हैं। कभी कभी नाक पर चोट लगने के कारण अथवा मुंह के बल गिरने से भी नाक से रक्त बहता है। तो बच्चों, ज्यादातर मामलों में नाक से खून आना कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, और प्राथमिक चिकित्सा से घर पर ही रोगी को आराम आ जाता है। यदि रक्तस्राव भारी या अधिक समय तक हो तो डॉक्टर से सहायता लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जब भी हमारी नाक के अंदर अनगिनत छोटी छोटी रक्त वाहिनियां होती हैं, अगर इनमें कोई जख्म लगने या नुकसान से रक्तस्राव होता है तो नाक से खून आने लगता है। इसमें इसके कुछ निम्न कारण हो सकते हैं। देखिए किन किन कारणों से हमारे नाकों से खून आता है।
तो हमारा पहला कारण है कि नाक को बहुत जोर से साफ करना या नाक में कुछ डाल देने पे खून आ जाएगा। सिर या नाक में गंभीर चोट लगती है तब भी नाक से खून आता है। आगे है कि उच्च रक्तचाप की या कुछ अन्य दवाइयों का असर भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो वहां पे भी आ सकता है। नेक्स्ट है कि शुष्क हवा के कारण नाक की झिल्ली का सूख जाना आदि जो है नाक से खून आने के कारण है। आगे दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रोगी को शांत करें और उसे लिटाएं नहीं, सीधे बैठाइए और इससे नाक की नसों पर दबाव कम होगा और खून का बहाव भी कम होगा। सीधा बैठा देना चाहिए, उसे लिटाना नहीं चाहिए। सिर को आगे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहें, इससे रोगी के गले में जो है खून नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि आपके मान लीजिए मेरे ही नाक से ब्लड आ रहा है और मैं पीछे सिर कर दूं तो वो ब्लड पीछे की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आगे की तरफ झुका देना चाहिए उस व्यक्ति को, ताकि जितना ब्लड है वो पूरा अच्छे से साफ हो जाए, अंदर न रहे, तो झुका देना चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक साफ कपड़े या असंक्रमित रुई से रोगी की नाक से बहे रहे खून को साफ कर देना चाहिए, और रोगी की नाक के मुलायम भाग पर कुछ मिनट तक अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली से दबाव डालें। यह रक्त प्रवाह रोकने में सहायता करता है। नाक के ऊपरी भाग पर बर्फ की सिकाई करें। ठीक है, और आगे कह रहा है कि कम से कम 24 घंटे तक नाक साफ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अधिक श्रम वाला, मेहनत वाला काम करने से बचना चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या है, चित्र दिया हुआ है, ये देखिए, ये नीचे झुका हुआ है व्यक्ति, ये गलत स्थिति है। ठीक, ये नीचे झुका हुआ है। अब आगे है केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी में क्या कह रहा है कि सुमन अपनी सहेली गीता के साथ दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रतिदिन अभ्यास करती है, पर आज दौड़ते समय उसका पैर जो है मुड़ गया और दर्द के कारण वह दौड़ में भाग नहीं ले पाई। तो इस स्थिति में गीता को क्या करना चाहिए। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा गीता को क्या देना चाहिए। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि मोच। कभी कभी जल्दबाजी में चलने से, भागने से या फिसल कर गिर जाने से शरीर के किसी भी जोड़ पर अचानक झटका आ सकता है या वह मुड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में स्नायु या तो टूट जाते हैं, ठीक है, या तो टूट जाते हैं या खिंच जाते हैं, तो इसे क्रेप आ जाना कहते हैं, मोच आ जाना कहते हैं। तो शरीर के स्नायु कठोर और लचीले ऊतक होते हैं, यह दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। खिंचाव से इनमें थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, परंतु यह कई बार पूरी तरह अलग भी हो सकते हैं। खेलकूद में ऐसा अक्सर हो जाता है। मोच अधिकतर हाथ व पैर पर ही आती है। ठीक है, ये देखिए, ये स्नायु है, लिगामेंट जिसे कहते हैं, और ये अस्थि संधि है। अब आगे देखेंगे कि बहुत अधिक दर्द, आगे कह रहा है कि बहुत अधिक दर्द, सूजन, नीलापन उस जगह पे हो जाता है और जोड़ों को हिलाने में दर्द होगा और कभी कभी स्नायु फटने पर चट चट की हल्की सी आवाज भी आती है। दर्द के कारण मोच वाले अंग को हिलाने में भी हमें कष्ट होता है, तो ये हमें कठिनाइयाँ होती हैं। और आगे देखिए कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो पहला कह रहा है कि सबसे पहले प्रभावित अंग के प्रयोग को तुरंत कम से कम कर दें या रोक दें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उस जहाँ पे चोट लगी है उस अंग का प्रयोग मत करिए। पैर में लगी है तो चलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, हाथ में लगा है तो हाथ से कोई चीज़ उठाना, हिलाना डुलाना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा हमारा ये है कि इसके लिए RICE की नियमावली का चोट के बाद 24 घंटे तक पालन करें। RICE का अर्थ निम्न है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। R का मतलब रेस्ट होता है और I का मतलब बर्फ होता है। ठीक है, तो C और E इन सारी चीज़ों का मतलब हम इसी में पढ़ेंगे। तो पहला है रेस्ट। प्रभावित अंग को तब तक आराम दें जब तक उसमें दर्द कम ना हो जाए। हाथ में मोच है तो लटकने वाली पट्टी बांधें। पैर के लिए बैसाखी का प्रयोग करें और उंगली में चोट लगने की स्थिति में दो उंगलियों के को एक साथ बांधें, इससे प्रभावित अंग को आराम मिलेगा। ठीक है, रेस्ट लेना चाहिए। और आगे है हमारा बर्फ, आइस। तो दूसरा है बर्फ। बर्फ को एक तौलिए में लपेटकर
या ठंडी सिकाई का पैक लेकर प्रभावित अंग पर जहां चोट लगी है वहां पर दबाव दें। दबाव 10 से 20 मिनट तक ही दें और दिन में 4 से 8 बार तक इस काम को दोहरा सकते हैं। ऐसे बर्फ की सिकाई को कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कंप्रेशन यानी संपीड़न। घायल अंग को 2 दिन तक या जब तक थोड़ा आराम ना हो तब तक एक लोचदार संपीड़न पट्टी के साथ सहारा दे देना चाहिए। ठीक है, ये चित्र में दिया हुआ है, पट्टी बांध देना चाहिए। और तीसरा है इलेवेशन। इलेवेशन क्या कह रहा है? ऊंचाई। सूजन कम करने के लिए घायल हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। ठीक है, देखिए ये घायल है, ऊपर उठा है, जिससे प्रभावित अंग में खून की मात्रा थोड़ी कम हो। ठीक है, तो अब तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि बैंडेज को बहुत कसकर ना बांधें, इससे रक्त संचार बाधित हो सकता है। ठीक है, ज्यादा कसकर नहीं बांधना चाहिए। चौथा है तकिए की मदद से मोच वाले हल्के हिस्से को जो है थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, इससे जो है सूजन कम होती है। नीचे लटका कर रखने से सूजन बढ़ सकती है, तो ऊपर रखना चाहिए। पांचवा है कि अगर दर्द बहुत तेज हो या 2 दिन से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आप अपने डॉक्टर की परामर्श लेने में ही बुद्धिमानी है। ठीक है, अगर आपके चोट है, मोच लगे हुए हैं और दर्द ज्यादा दिनों तक बना हुआ है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। ठीक है, अब ये तो चित्र है, इसमें दिया हुआ है कि कुछ चरण दिए गए हैं और इसको बनाना है। अब देखिए केस स्टडी 5.4 क्या कह रहा है कि आज दोस्तों के साथ रूही को पिकनिक जाना था। ठीक है, जल्दबाजी में जब वो तैयार हो रही थी तभी वह गीले फर्श पर फिसल गई। उसने माँ को रोते हुए आवाज लगाई। उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था। अब रूही पिकनिक पर नहीं जा सकेगी। इस स्थिति में रूही की माता जी आपके अनुसार क्या करेंगी? ठीक है, तो हड्डी की टूट। ठीक है, उसका पैर टूट जाता है। तो हड्डी की टूट के लिए देखिए घर या बाहर खेलते हुए आघात होने पर हड्डी का टूटना भी एक दुर्घटना है। ठीक है, अब आगे देखिए ये कोडिंग में दिया हुआ है इस बुक में। कोडिंग, हड्डी का टूटना आमतौर पर जीवन के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं होता, किंतु ऐसी स्थितियों में चिकित्सा और डॉक्टर से परामर्श की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, जब हड्डियां टूट जाए तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर की चिकित्सा करेंगे। अब आगे देखिए कि इस अगर हड्डी टूटती है तो क्या क्या हमें होने लगता है। तो चोट वाले अंग में अत्यंत तेज से दर्द होगा, जो प्रभावित अंग को हिलाने पर और भी बढ़ जाता है और प्रायः प्रभावित भाग जो है सुन्न हो जाता है। आगे है कि शरीर का चोटिल हिस्सा गहरे नीले रंग का हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। यह भौतिक परीक्षण से भी नजर आ सकता है। ठीक है, देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे चोट लगी हुई है। हड्डी कभी कभी त्वचा से भी उभरी हुई नजर आती है। अत्यधिक रक्तस्राव भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रभावित अंग का आकलन करिए कि मतलब उसकी स्थिति क्या है, कैसे है। तो कुछ स्थितियों में हड्डी की टूट का स्पष्ट संकेत नहीं होता है। ठीक है, सिर, गले या कमर की चोट या टूट भौतिक परीक्षण मात्र से पता नहीं चल पाती है। यदि संदेह हो कि हड्डी टूटी है तो उसे हिलाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यदि शरीर में रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे रोकिए, एक साफ कपड़े या पट्टी से घाव को साफ करके घाव पर दबाव डालिए। और तीसरा हमारा कह रहा है, तीसरा ये है कि चोट से प्रभावित अंग को स्थिर करके रखिएगा। ठीक है, हिलाना डुलाना नहीं है। यदि आभास हो कि कोई हड्डी की टूट है तो उसे स्लिंग पट्टी से बांध, जिससे शरीर का प्रभावित हिस्सा हिले नहीं। हड्डी को अपने स्थान पर स्थिर रखने के लिए कमठी, स्प्लिंट जिसे कहते हैं, उसको बांधें। कमठी का उपयोग शरीर के किसी हिस्से को स्थिर करने और उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। चौथा तरीका क्या है। तो चौथा है कि पट्टी बनाने का सबसे सरल तरीका है कि चोट को दोनों ओर से सहारा देने के लिए कड़ी प्लास्टिक, गत्ता, पतली लकड़ी का टुकड़ा, मोटा लपेटा हुआ अखबार आदि को टेप, पट्टी, रस्सी या जो उस समय मिल सके उससे मजबूती से बांधिए। ठीक है, देखिए ये दिया हुआ है चित्र में, आप देख सकते हैं। और आगे दिया हुआ है कि ध्यान रहे कि उस अंग को कम से कम आप हिलाइए। ठीक है, और छठा है कि शरीर के प्रभावित भाग को ठंडे सेक दें। बर्फ के टुकड़े तौलिए में लपेटकर ठंडी सिकाई करें। यदि व्यक्ति डर या घबरा गया हो तो उसे शांत करें, उसे साहस दें, फिर उन्हें गर्म कंबल या चादर ओढ़ाकर आराम कराएं।
ठीक है। और सातवां है कि पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, जो एक्सरे द्वारा हड्डी की टूट की जांच करेगा, ठीक है। आगे है आठवां, कह रहा है कि यदि गर्दन, सिर या कमर की हड्डी टूटी है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए। यदि व्यक्ति को सांस ना आ रही हो तो नीचे दिखाई गई विधि के अनुसार सीपीआर दिया जा सकता है, ठीक है। और नौवां है कि हड्डी अगर त्वचा से बाहर दिख रही है या रक्त प्रवाह बहुत अधिक है तो तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर देना चाहिए। ये फ़ोन करने के लिए है और ये सीपीआर है, ठीक है। सीपीआर में क्या किया जाता है, और ये जो है नीचे दिखाई गई वस्तुओं में से जिन वस्तुओं का प्रयोग कमठी, जिसको बोलते हैं उसी को स्प्लिंट कहते हैं, बनाने के लिए करेंगे, उस पर घेरा लगाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं करने वाली। अब देखिए स्तब्धता या शॉक। शॉक लगने पे क्या होता है, तो शॉक के कारण कई बार रक्तचाप कम हो जाता है, हृदय गति बढ़ जाती है, यानी जब व्यक्ति और शरीर कुछ समय के लिए सुन्न सा हो जाता है। कई स्थितियों में शॉक जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत घातक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, तो कोई गंभीर संक्रमण होना, किसी एलर्जी के कारण गर्म हवा, लो हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाता है, बिजली से हो जा रहा है, विषाक्तता से हो जा रहा है, और आगे दिया है कि गंभीर चोट वगैरह लग गया है, तो इन सारी चीज़ों से होता है। तो आइए देखेंगे कि शॉक लगने पे क्या क्या होता है। तो ठंडी त्वचा हो जाती है और पसीना आने लगता है, आँखों का निर्जीव होना, पुतलियों का फैल जाना, ठीक है, जी मिचलाना या उल्टी आना, उत्तेजित होना और व्यक्ति का भ्रमित हो जाना, ठीक है। तो ये सारे लक्षण हैं। और ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। भ्रमित होना और कमजोरी लगना, गहरी या धीमी सांस आने लगती है, धड़कन का धीमा अथवा तेज हो जाना। देखिए धड़कन का तेज अथवा धीमा होना, रक्तचाप का ज़्यादा अथवा कम होना, या तो बीपी हाई होगी या तो लो होने लगेगा, तापमान ज़्यादा अथवा कम होना, ठंडी त्वचा हो जाएगी, पसीना आने लगेगा और व्यक्ति का भ्रमित हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे दिया है कि अगर कोई व्यक्ति शॉक की स्थिति में है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति शॉक की स्थिति में हो तो उसे चिकित्सा की अत्यंत आवश्यकता होती है, ठीक है। जब तक चिकित्सा ना मिले प्राथमिक शॉकग्रस्त व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहायता करता है, ठीक है। तो प्रभावित व्यक्ति को जो है पीठ के बल लिटाएं। जिस व्यक्ति को शॉक लगा है उस व्यक्ति को पीठ के बल लिटा देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कपड़े टाइट हों तो उन्हें ढीला करें, ठीक है। मरीज तक ताज़ी हवा आने दें, कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, जो अगर टाइट कपड़ा पहना है मरीज तो उसका कपड़ा ढीला कर दीजिए, ठीक है। और आगे कह रहा है कि यदि मरीज को उल्टी आ रही हो तो मरीज को करवट दिला दें, जिससे उल्टी गले या श्वास की नली में ना फंसे, ठीक है। और आगे देखेंगे, आगे हमारा तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा है कि पैर को सिर के स्तर से ऊपर उठाएं, इससे रक्त का प्रवाह महत्वपूर्ण शारीरिक अंगों तक बढ़ेगा, ठीक है। अगर सिर तक ब्लड नहीं जा रहा है तो पैर को ऊपर उठा देंगे तो इससे जो है व्यक्ति के पूरे बॉडी में रक्त जाने लगता है, ठीक है। पैर में रक्त जो है ज़्यादा आता है क्योंकि ये नीचे रहता है, इसे ऊपर उठा देंगे तो पूरे बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने पर घायल को यथा स्थिति रहने दें, ठीक है, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। पांचवा है उसकी श्वास की जांच करें, यदि श्वास ना आ रही हो तो सीपीआर या कार्डियो यानी दिल वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। रिससिटेशन पुनर्जीवन देने का प्रयत्न करें। यह विधि ऊपर हमने देखी है कि कैसे सीपीआर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और आगे देखिए ये भी सीपीआर ही है, जो कृत्रिम सांस हम देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जब तक उसकी स्थिति सुधार ना हो किसी भी प्रकार का भोजन नहीं देना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखेंगे कि आगे है हमारा कि रोगी की अस्पताल ले जाने से पहले
की जाने वाली देखभाल कौन सी है। ठीक है, रोगी को अस्पताल ले जाने से पहले कौन सी देखभाल की जानी चाहिए। तो पहला है, रोगी के श्वास या नाड़ी आदि जीवन के चिन्ह ना मिलने पर भी तब तक उसे मृत ना समझें जब तक चिकित्सक इसकी पुष्टि ना करे। ठीक है, दूसरा है, रोगी को जल्द से जल्द दुर्घटना के स्थान से दूर कर देना चाहिए। और तीसरा है कि जिस अंग के हिस्से से रक्तस्राव ज्यादा हो उस अंग के जो है चिकित्सा पहले करना चाहिए। यदि हड्डी टूटी है तो उसे कम से कम हिलाना चाहिए। ठीक है, और आगे है कि रोगी के कपड़े जो है थोड़े ढीले करें और उसे आरामदायक मुद्रा में रखना चाहिए। रोगी के चारों ओर भीड़ को नहीं लगाना चाहिए, भीड़ को हटा देना चाहिए। अगर भीड़ ज़्यादा लगती है तो वह और अधिक घबरा जाएगा और उसके पास जो हवा है वो शुद्ध हवा आनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए भीड़ को हटा देना चाहिए। अब आगे है कि जब तक रोगी होश में ना हो तो उसे खाने को कुछ भी मत दीजिए। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सक रोगी की स्थिति का आकलन करके ही प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सक को स्मरण रहना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए कि वह कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्राथमिक चिकित्सक उनके कार्य में हस्तक्षेप ना करें तथा डॉक्टर को परिस्थिति की पूर्ण और सही जानकारी दे। ठीक है, जो प्राथमिक चिकित्सक होता है वो कोई पूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं होता है, तो इसलिए अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ से बिल्कुल कोई दुर्घटना वाले स्थल पे ग्रसित जो दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति है उससे साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आ रही है तो तभी आप उसे हाथ लगाएं, नहीं तो दूर ही रहे तो ठीक है। आगे है 9वां कि रोगी को यदि सांस लेने में परेशानी है या श्वास नहीं चल रही है तो प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही सीपीआर दी जानी चाहिए। ठीक है, सीपीआर देना आ रहा है जिस व्यक्ति को वही व्यक्ति सीपीआर दे सकता है। आगे है कि आवश्यकता अनुसार डॉक्टर या एम्बुलेंस को जल्द से जल्द फोन करें, मरीज को यथाशीघ्र चिकित्सालय तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। ठीक है, अब आगे देखिए कि हमने इस प्राथमिक चिकित्सा वाले लेसन से हमने क्या सीखा है। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा एक साधारण चिकित्सा है जो किसी घायल व्यक्ति या अचानक बीमार होने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द मदद दी जा सकती है। ठीक है, और दूसरा हमारा आगे कह रहा है कि कुछ आकस्मिक दुर्घटनाओं जैसे नाक से खून आना, मोच आदि के लक्षण, कारण तथा उनकी प्राथमिक चिकित्सा, ये सारी हमने चीजें पढ़ी है। मोच लगने पे RICE के नियम का पालन करना चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ा है। और देखिए, सीपीआर के बारे में जानकारी व प्रयोग और रोगी की अस्पताल से पहले की जो देखभाल है इसी के बारे में हमने पढ़ा है। और ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। ठीक है, और आगे है हमारा चैप्टर 6 उपभोक्ता शिक्षा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं ये सारे NCERT की बुक को कवर करा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और कमेंट भी किया करिए। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी सारे मेहनत लगती है और आपके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से होम साइंस के सारे टॉपिक को, सारी बुक NCERT जो है मैं 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक की लगभग कराऊंगी। ठीक है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कराऊंगी और मैं आप लोगों के लिए ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो थ्योरी क्लास भी होम साइंस की लाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, और चलिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप वही लोगों से हमें भी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।